10 नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। नंबर 1, एलन ओक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो खुद भारतीय नहीं था। एलन ओक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम A.O. ह्यूम कहते हैं, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। अब आप सोचेंगे कि भाई, एक अंग्रेज को भारत की इतनी फिक्र क्यों हुई? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया था? नहीं नहीं, असल में ह्यूम साहब एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी उन्हें परिंदों को निहारने का बड़ा शौक था। लेकिन चिड़ियाँ देखते देखते उन्हें समझ आ गया कि भारत के लोगों के अंदर गुस्से का एक ऐसा बाज पल रहा है जो कभी भी अंग्रेज़ों की नाक नोच सकता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के मन में खौफ बैठ गया। ह्यूम ने सोचा, क्यों ना भारतीयों को एक ऐसी जगह दे दी जाए जहां वो साल में एक बार इकट्ठा हों, खूब चिल्लाएं, खूब बहस करें और फिर शांति से घर चले जाएं। इसे इतिहास में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा जाता है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी भाप निकाल देती है और कुकर फटने से बच जाता है, ह्यूम कांग्रेस को वही सीटी बनाना चाहते थे। उन्होंने 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोगों के साथ पहली मीटिंग की। मज़े की बात देखिए, ह्यूम ने सोचा था कि ये लोग सिर्फ चिट्ठियाँ लिखेंगे और चाय समोसे खाकर ब्रिटिश राज की तारीफ करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सेफ्टी वाल्व एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य का सिलेंडर ही फाड़ देगा। ह्यूम साहब पक्षी देखते देखते भारत के भविष्य का सबसे बड़ा क्रांतिकारी अंडा सह गए थे। वो शुरू के सालों में जनरल सेक्रेटरी बने रहे और दिन रात काम किया। भले ही इरादा कुकर बचाने का था, लेकिन ह्यूम ने जाने अनजाने भारतीयों को वो किचन दे दिया जहां आज़ादी की खिचड़ी पकनी शुरू हुई। सोचिए, अगर ह्यूम ना होते तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों को टाटा बाय बाय कैसे कहना है। नंबर 2, दादा भाई नौरोजी। अगर कांग्रेस उस समय का एक नया स्टार्टअप थी तो दादा भाई नौरोजी उसके CEO और फंडिंग एक्सपर्ट दोनों थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन उनका दिमाग 18 साल के लड़के से भी तेज चलता था। नौरोजी साहब पहले ऐसे भारतीय थे जो लंदन जाकर अंग्रेज़ों के घर में घुस गए और वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीत कर बैठ गए। मतलब अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में समझाने का जिम्मा इन्होंने ही उठाया था। उस समय अंग्रेज़ बड़ी मीठी बातें कहते थे, हम तो इंडिया का भला कर रहे हैं, रेल दे रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं। नौरोजी ने अपना कैलकुलेटर निकाला और एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का ऐसा गणित समझाया कि अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। उन्होंने दुनिया को बताया कि अंग्रेज भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का ATM समझ रहे हैं और पिन कोड भी भारतीयों को नहीं पता। नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1906 में उन्होंने पहली बार स्टेज से स्वराज शब्द का बम फोड़ा। इससे पहले कांग्रेस सिर्फ प्लीज सर, थोड़े अधिकार दे दो मूड में रहती थी। लेकिन दादा भाई ने कह दिया, अब हमें अपना राज चाहिए, फुल स्टॉप। मजे की बात यह है कि जब वो ब्रिटेन में चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उन्हें ब्लैकमैन कहा था। लेकिन उसी ब्लैकमैन ने अपनी बुद्धिमानी से गोरे अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ा दी। नौरोजी ने कांग्रेस को वो चश्मा दिया जिससे भारत को अपनी गरीबी का असली कारण यानी अंग्रेजी लूट साफ दिखने लगी। वो कांग्रेस के ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी डांट से अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। अब आती है कांग्रेस के एंग्री यंग मैन की एंट्री। बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी। उनसे पहले के नेता अंग्रेजों को बड़े सभ्य तरीके से अर्जी देते थे, जैसे कोई ऑफिस में लीव एप्लीकेशन दे रहा हो। तिलक ने कहा, भैया ये वर्क फ्रॉम होम और रिक्वेस्ट से नहीं मानेंगे, इनको तो ऑफिस से ही बाहर निकालना पड़ेगा। उनका वो सिग्नेचर डायलॉग आज भी हिट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये उस दौर का पुष्पा लेवल का डायलॉग था जिसने युवाओं में आग लगा दी। तिलक गरम दिल के कैप्टन थे। उन्होंने देखा कि कांग्रेस तब तक बड़ी नहीं होगी जब तक इसमें आम जनता नहीं जुड़ेगी। उस समय कांग्रेस सिर्फ वकीलों और जजों की पार्टी थी जो अंग्रेजी में बात करते थे। तिलक ने गजब का हैक निकाला। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक इवेंट बना दिया। मकसद सिर्फ पूजा करना नहीं था, बल्कि धर्म के बहाने हजारों लोगों को इकट्ठा करना था ताकि वहाँ राजनीति की क्लास ली जा सके। अंग्रेज बेचारे कन्फ्यूज हो गए कि भाई ये भजन गा रहे हैं या हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तिलक ने केसरी अखबार के जरिए अंग्रेजों की ऐसी क्लास लगाई कि उन्हें भारतीय अशांति का जनक घोषित कर दिया गया। वो कई बार जेल गए, बर्मा की जेल में 6 साल काटे, लेकिन जब बाहर आए तो जोश और भी ज़्यादा था। तिलक ने ही कांग्रेस को होम रूल का आइडिया दिया। उन्होंने कांग्रेस को ड्राइंग रूम की चर्चाओं से निकालकर नुक्कड़ नाटक और जन आंदोलन
आंदोलनों तक पहुंचाया। अगर तिलक ना होते तो शायद कांग्रेस आज भी सिर्फ लेटर हेड पर ही चल रही होती। उन्होंने कांग्रेस को वो रीढ़ की हड्डी दी जिस पर आगे चलकर गांधी जी ने अपनी लाठी टेकी। नंबर 4, महात्मा गांधी। 1915 में जब एक दुबला पतला आदमी साउथ अफ्रीका से भारत लौटा तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये हाफ नेकेड फकीर कांग्रेस का नक्शा ही बदल देगा। गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस अभी भी सूट बूट और टाई वालों का क्लब है। उन्होंने सबसे पहले अपना 3 पीस सूट उतारा, उसे आग लगाई और धोती पहन ली। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से साफ कह दिया, अगर आम आदमी से जुड़ना है तो उनके जैसा दिखना और रहना पड़ेगा। गांधी जी ने कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी से बदलकर एक इमोशन बना दिया। 1920 का नागपुर अधिवेशन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता फीस सिर्फ 25 पैसे कर दी। आज के हिसाब से देखें तो जैसे अनलिमिटेड डेटा पैक। उस समय ये इतनी कम थी कि गरीब से गरीब किसान भी कांग्रेस का हिस्सा बन सकता था। देखते ही देखते कांग्रेस के मेंबर करोड़ों में पहुंच गए। गांधी जी ने कांग्रेस को अहिंसा और सत्याग्रह जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर दिए जिनका तोड़ अंग्रेजों के पास था ही नहीं। वो डंडा मारते थे और गांधी जी कहते थे, एक और मार लो लेकिन मैं हटूंगा नहीं। अंग्रेजों का तो दिमाग ही चकरा गया कि इस आदमी से कैसे लड़े। गांधी जी की वजह से महिलाएं, दलित, मजदूर और व्यापारी सब एक ही ट्रेन में के डिब्बे में आ गए। उन्होंने नमक सत्याग्रह जैसा मास्टर स्ट्रोक खिला। सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का स्वाद बिगाड़ दिया। मजे की बात यह है कि गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनका रुतबा ऐसा था कि उनके बिना कांग्रेस का वाईफाई भी नहीं चलता था। उन्होंने कांग्रेस को सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत सत्ता की कुर्सी में नहीं बल्कि जनता के साथ जमीन पर बैठने में है। गांधी जी ने कांग्रेस को भारत का परमानेंट एड्रेस बना दिया। नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर गांधी जी कांग्रेस के विजन थे तो सरदार पटेल उसके एग्जीक्यूशन थे। पटेल साहब कांग्रेस के असली मैनेजमेंट गुरु थे। गांधी जी आंदोलन का आइडिया देते थे, लेकिन उस आंदोलन के लिए भीड़ जुटाना, पैसा मैनेज करना और अनुशासन बनाए रखना पटेल जी का काम था। उन्हें आयरन मैन यूं ही नहीं कहते, उनके चेहरे के भाव देखकर तो अंग्रेज अधिकारी अपनी फाइलें छिपा लेते थे। बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने किसानों को ऐसे ट्रेन किया कि वो अंग्रेजों को लगान के नाम पर एक ढीला तक नहीं देते थे। कांग्रेस के अंदर अगर कोई नेता ज़्यादा हवा में उड़ता था तो पटेल उसे ज़मीन पर लाने में माहिर थे। वो एक सख्त हेडमास्टर की तरह थे। आज़ादी के बाद उनका सबसे बड़ा और इम्पॉसिबल काम था 562 रियासतों को एक करना। आप इमेजिन करिए 562 राजा जिनके पास अपनी सेना थी, अपने महल थे और अपनी अकड़ थी। पटेल ने एक हाथ में गाजर ली और दूसरे में डंडा। जो प्यार से माना उसे माला पहनाई, जो नहीं माना उसे पटेल स्टाइल में समझाया। पटेल का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा धांसू था। वो अक्सर सीरियस माहौल में ऐसे जोक मारते थे कि सबकी हंसी छूट जाती थी। उन्होंने कांग्रेस के संगठन को इतना टाइट बनाया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी यानी IAS को स्टील फ्रेम बनाया ताकि देश टिका रहे। अगर पटेल ना होते तो आज आपको भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए भी पासपोर्ट बनवाना पड़ता। उन्होंने कांग्रेस को एक भारत का वो नक्शा दिया जिस पर आज हम सब गर्व करते हैं। पटेल साहब ने सिखाया कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं बल्कि रिजल्ट देने का नाम है। नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू कांग्रेस के वो पोस्टर बॉय थे जिन्हें देखकर नौजवानों का खून उबलने लगता था। अगर गांधी जी आत्मा थे तो नेहरू उस आत्मा का आधुनिक चेहरा थे। नेहरू ने कांग्रेस को युवाओं के साथ जोड़ा और उसे एक ग्लोबल पहचान दी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब कड़ाके की ठंड में रावी नदी के किनारे उन्होंने पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया तो वो पूरे देश के लिए नेशनल क्रश बन गए थे। नेहरू ने कांग्रेस को एक मॉडर्न, साइंटिफिक और सेक्युलर विजन दिया। आज़ादी के बाद नेहरू ने 17 साल तक PM रहकर कांग्रेस को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सरकार चलाने की एकेडमी बना दिया। IIT, एम्स, इसरो और बड़े बड़े डैम्स, ये सब नेहरू के ही सपने थे जिन्हें उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकालकर हकीकत की ज़मीन पर उतारा। नेहरू की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र को डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना दिया। हमारे पड़ोसी देशों में जहाँ फौज तख्ता पलट के गेम खेल रही थी, वहाँ भारत में नेहरू शांति के चुनाव करवा रहे थे। नेहरू का बच्चों से प्यार और उनकी गुलाब वाली स्टाइल तो वर्ल्ड फेमस है ही, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी भी कमाल की थी। वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए दुनिया के 2 बड़े गुटों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसे चलते थे जैसे कोई पतली गली से निकल जाए। उन्होंने कांग्रेस को आधुनिक भारत की आवाज़ बनाया। नेहरू के दौर में कांग्रेस का मतलब ही इंडिया हो गया था। लोग नेहरू को सुनने के लिए इतनी भीड़ लगाते थे कि पुलिस को पसीने आ जाते थे। उन्होंने कांग्रेस को वो इस्तीफा दी जिससे भारत को शुरुआती खतरनाक सालों में बिखरने से बचाया। नंबर 7, मौलाना अबुल कलाम। मौलाना आज़ाद भारत
कांग्रेस के वो इंटेलेक्चुअल हैबिटेट थे जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी अपनी किताबें बंद कर देते थे। वो मात्र 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। सोचिए 35 साल की उम्र में आज के लोग रील बना रहे हैं और मौलाना साहब तब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग को लीड कर रहे थे। वो एक ज़बरदस्त वक्ता थे और उनकी उर्दू ऐसी थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। 1940 से 1946 के बीच जब जिन्ना टू नेशन थ्योरी का ढोल बजा रहे थे, तब मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने दहाड़ कर कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस बात का फ़क्र है, लेकिन मैं उतना ही भारतीय भी हूँ। उन्होंने विभाजन का ऐसा डटकर विरोध किया कि मुस्लिम लीग के पास उनकी दलीलों का कोई जवाब नहीं था। मौलाना ने कांग्रेस को वो सेक्युलर ढाल दी जिससे कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी वकील बनी रही। आज़ादी के बाद वो पहले शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने भारत की शिक्षा का ऐसा फाउंडेशन रखा कि आज हम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। मौलाना साहब थोड़े ओल्ड स्कूल और गंभीर थे, लेकिन उनका विजन एकदम 21वीं सदी वाला था। उन्होंने कांग्रेस को सिखाया कि धर्म और राजनीति को अलग अलग कैसे रखा जाता है। अगर मौलाना आज़ाद ना होते तो कांग्रेस की गंगा जमुनी तहजीब वाली इमेज कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। उन्होंने कांग्रेस को वो गरिमा दी जो आज भी पार्टी के लिए एक मिसाल है। नंबर 8, के कामराज। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के उस साउथ सुपरस्टार की जिसने दिल्ली की राजनीति में बिना ज़्यादा बोले तहलका मचा दिया। के कामराज, इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। कामराज की लाइफ एकदम फिल्मी है। एक गरीब बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाया, वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री चुनने वाला बन गया। कामराज ने तमिलनाडु के सीएम के रूप में मिड डे मील शुरू किया ताकि बच्चों को खाने के बहाने स्कूल लाया जा सके। आज ये स्कीम पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। 1960 के दशक में जब नेहरू के बाद कांग्रेस थोड़ी सुस्त पड़ रही थी, तो कामराज ने अपना जादुई कामराज प्लान पेश किया। उन्होंने कहा, सारे बड़े नेता अपनी कुर्सी छोड़ो और संगठन की सेवा करो, और उन्होंने खुद अपनी सीएम की कुर्सी छोड़कर मिसाल कायम की। जब नेहरू जी का निधन हुआ और पूरा देश रो रहा था, तब कामराज ने बड़ी शांति से लाल बहादुर शास्त्री को पीएम की गद्दी पर बैठा दिया। और जब शास्त्री जी गए तो उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम आगे कर दिया। मतलब वो खुद पीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने किंग बनने के बजाय किंग मेकर बनना चुना। कामराज का एक ही जुमला था, पार कलाम, जो सादगी के ऐसे लेवल पर थे कि उनके जाने के बाद जब उनका संदूक खुला तो उसमें सिर्फ कुछ जोड़ी धोता कुर्ती और कुछ रुपए ही मिले। उन्होंने कांग्रेस को दक्षिण भारत की ताकत से रूबरू कराया और ये साबित किया कि आप बिना अंग्रेजी जाने भी देश के सबसे बड़े रणनीतिकार बन सकते हैं। कामराज ने कांग्रेस को सिखाया कि त्याग ही असली पावर है। अगर कामराज ना होते तो शायद कांग्रेस नेहरू के बाद आपस में लड़कर ही खत्म हो गई होती। नंबर 9, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यानी वो नेता जिन्होंने गूंगी गुड़िया के टैग को उखाड़कर फेंक दिया और आयरन लेडी का खिताब हासिल किया। इंदिरा जी ने कांग्रेस को वो एग्रेसिव तेवर दिया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। 1969 में जब पार्टी के पुराने बाबा आदम के ज़माने के नेताओं ने उन्हें दबाने की कोशिश की, तो उन्होंने पुरानी कांग्रेस को ही बाय बाय कह दिया और अपनी असली कांग्रेस बना ली। उन्होंने साबित किया कि जनता चेहरों को नहीं, जज्बे को वोट देती है। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का ऐसा नारा दिया कि गांव-गांव में लोग उन्हें अपनी अम्मा मानने लगे। उन्होंने बैंकों को सरकारी बना दिया और राजाओं की पेंशन बंद कर दी। इन फैसलों ने उन्हें रातों रात गरीबों का हीरो बना दिया। 1971 में जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया, तो उनकी लोकप्रियता एवरेस्ट पर पहुंच गई। उस समय नारा चलता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा जी का स्टाइल बड़ा बोल्ड था। हालांकि इमरजेंसी उनके करियर का एक ऐसा ग्लिच है जिसे कोई नहीं भूलता, लेकिन 1980 में उनकी वापसी ने दिखा दिया कि वो राजनीति की फिनिक्स हैं जो राख से भी उठना जानती हैं। उन्होंने कांग्रेस को सिखाया कि कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में बाउंस बैक किया जाता है। इंदिरा जी के दौर में कांग्रेस एक ऐसी मशीन बन गई जो चुनाव जीतना जानती थी। उन्होंने कांग्रेस को वो फाइट बैक करने की स्पिरिट दी जो आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून में है। वो निडर थीं, साहसी थीं और कांग्रेस को उन्होंने एक योद्धा वाली इमेज दी। नंबर 10, सोनिया गांधी। कांग्रेस के इस लंबे सफ़र की आखिरी और सबसे मिस्टीरियस कड़ी हैं सोनिया गांधी। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, तो कांग्रेस बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे बिना कैप्टन का जहाज। सालों तक उन्होंने राजनीति से नो कहा, लेकिन जब देखा कि पार्टी बिखर रही है और कार्यकर्ता अनाथ महसूस कर रहे हैं, तो 1998 में उन्होंने एंट्री मारी। शुरू में लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, उनकी हिंदी पर चुटकुले बनाए, उनके विदेशी होने पर रैलियां हुई, लेकिन सोनिया गांधी ने सबको अपनी साइलेंस से जवाब दिया। वो कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनी।
2004 में उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने बीजेपी की इंडिया शाइनिंग को हराकर कांग्रेस की वापसी कराई और जब पीएम बनने का मौका आया तो उन्होंने त्यागपत्र देकर सबको शौक कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे करके उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे विरोधियों के सारे मुद्दे ही खत्म हो गए। सोनिया गांधी के दौर में कांग्रेस ने आरटीआई और मनरेगा जैसे कानून दिए जिन्होंने भारत के आम आदमी को ताकत दी। उन्होंने यूपीए गठबंधन को 10 साल तक ऐसे चलाया जैसे कोई मजा हुए ड्राइवर पहाड़ों पर बस चलाता है। मजे की बात यह है कि सोनिया गांधी ने बहुत ही शांति से बिना शोर मचाए पर्दे के पीछे रहकर पूरी पार्टी को कंट्रोल किया। उन्होंने कांग्रेस को डूबने से बचाया और उसे 21वीं सदी की गठबंधन राजनीति के लिए तैयार किया। सोनिया गांधी ने सिखाया कि कभी कभी पीछे हटना भी सबसे बड़ी जीत का हिस्सा होता है।